आइए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। हमारे साथ निहाल किदवई, हमारे सहयोगी वीर राघव, हमारे सहयोगी साथ ही अखिलेश शर्मा भी जुड़ने जा रहे हैं। तो पहले मैं निहाल के पास, निहाल, क्योंकि आप लगातार प्रचार प्रसार को देख रहे थे, आज फिलहाल विराम लग चुका है, क्या आंकलन है आपका, कैसा इस समय माहौल है वहां पर? देखिए, इस बार जो यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वो कई मायनों में अलग है। पहले जो सबसे बड़ी जो बात है, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से हुआ है। विधानसभा चुनाव है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि इसमें सभी राष्ट्रीय नेताओं को आगे रखा गया। स्थानीय जो लीडरशिप है कर्नाटका में, उसके नाम पर यह चुनाव नहीं लड़ा है बीजेपी ने। बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, साथ साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी यहाँ पर एक के बाद एक कई सभाएं की उन्होंने, कई सारे रोड शो किए। प्रधानमंत्री ने ही सिर्फ 30 तारीख से लेकर के कल तक 19 बड़ी सभाएं की हैं और 6 रोड शोज किए हैं, जिसमें से 2 बड़े रोड शो बेंगलुरु के भी थे। सभी रोड शोज में भीड़ थी, कोई इसमें दो राय नहीं है। सभी सभाओं में भीड़ थी, चाहे वो अमित शाह का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, या दूसरे बीजेपी नेताओं का हो, या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जो भीड़ बेंगलुरु शहर में इन सभी पार्टी के नेताओं, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस नेताओं की रैलियों में जो भीड़ बेंगलुरु शहर में उभरी, क्या वो भीड़, या जो भीड़ अर्बन सेंटर्स पे उभरी, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? इसलिए कि अगर आप देखें तो जो शहरी इलाके, खास करके बेंगलुरु को ले लें, उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50 से लेकर के 53 या 55% के अंदर होता है। वो भी काफ़ी मुशक्कत सभी पार्टियां करती हैं, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाती हैं, तब जाकर के बढ़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे 3 बजे या उससे पहले के वोटिंग परसेंटेज को, तो ये 40% के आसपास होता है। तो बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है शहरी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाना। लेकिन ये शहरी वोटर्स सभी पार्टियों की रैलियों में काफ़ी बड़ी तादाद में शहर में इकट्ठा होते हैं, दूसरी जगहों पर इकट्ठा होते हैं। तो ये क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ये एक बड़ा इशू है। दूसरा मामला ये है कि इस बार, जैसा कि मैंने बताया, कि इस बार गुजरात की तरह इस बार यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। काफ़ी उनकी रैलियों में भीड़ भी थी। तो अब देखना है कि जब 10 तारीख को वोटिंग होती है तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है उन्हें। बिल्कुल। वीर राघव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आज आपने गृह मंत्री का बयान सुना होगा, आपका क्या आंकलन, क्योंकि अब तक जिस तरह से अंत में कांग्रेस बजरंगबली का मामला सामने ले आई थी, लेकिन गृह मंत्री ने जो उनका इंटरव्यू था वो जब सामने आया, उन्होंने जो आरक्षण की बात है उसको उठाया। क्या संदेश गृह मंत्री देना चाह रहे हैं, या इसमें हम संदेश देखें भी कि नहीं? जी, मैं आपका सवाल पूरी तरह सुन नहीं पा रहा था, लाइन ब्रेक हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से भाजपा शुरुआत से कोशिश कर रही थी कि ये चुनाव को लोकल मुद्दों से लेकर बड़े मुद्दों पर, जैसे रिजर्वेशन का सवाल, या वो जो बजरंगबली का इशू, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इमेज के अराउंड रिवॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। बट काफी हद तक शायद कांग्रेस ने ही उन्हें काफी जगह पे मुद्दा दिया, जैसे बजरंगबली का मुद्दा कांग्रेस का मैनिफेस्टो से निकल आया उनके हाथ में। बट काफी हद तक कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि ये इलेक्शन का जो प्रचार है और वो जो नैरेटिव है वो ज्यादातर लोकल इश्यूज पर रहे, और जो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी पर फोकस करें। तो उस हिसाब से शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फीचर ये इलेक्शन है कि एक पार्टी चाहती है कि ये बड़ों मुद्दों, नेशनल मुद्दों पर बात की जाए, और दूसरा जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, वो चाहती है कि ये पूरा एकदम लोकल तरह की है। और जैसे निहाल ने कहा, काफी भीड़ भाड़ आप देखे हैं, भीड़ कितना दूर तक वोट पे कन्वर्ट होता है वो भारत का काफी इलाकों में ये क्वेश्चन होता है। जब भीड़ आता है वो क्या वोट पे कन्वर्ट होता है? और दूसरा चीज है कि अभी फिलहाल तो बंगलोर में काफी बारिश हो रही है। मेरे हिसाब से जो पॉलिटिशियंस और वो उनका कैंपेन मैनेजर से हम जो बात कर रहे हैं, उनको कहना है कि 10 तारीख को कितने बारिश होगी, वो बारिश की वजह से क्या असर हो सकता है, जो जिस सिटी पे हमेशा वोटिंग परसेंटेजेस लो रहा, क्या और भी नीचे जा सकता है बारिश की वजह से। ये सब थोड़ा बहुत आर द कंसर्न्स दैट आर देयर ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल, ये बहुत अहम है जो आपने बात कही है। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गया। अखिलेश, आपका क्या आंकलन आज इस समय? आपने गृह मंत्री को भी सुना, आप तमाम कांग्रेस के बयानों को भी सुन रहे हैं, आपका क्या आंकलन है?
देखिए निधि, बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है। बीजेपी ये सोच करके ही मैदान में उतरी थी, क्योंकि जो कर्नाटक का इतिहास है, पहली बात तो यह कि बीजेपी को आज तक कभी अपने बूते बहुमत नहीं मिला। दूसरी बात यह कि कई दशकों से वहां पर जो सत्ता में होती है पार्टी, वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाती है। तो ये भी एक चुनौती बीजेपी के लिए थी। पार्टी का दारोमदार इसी बात पर था कि पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बना दिया जाए, और उसका पूरा प्रयास भी किया गया। 19 सभाएं उनकी हुई, 6 रोड शो किए, और साथ ही जिस तरह से कई मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे बजरंग दल पर पाबंदी का मुद्दा हो, या फिर कल रात को जिस तरह से सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है कि वो चुनाव अपने कंधों पर लेकर के बीजेपी को आगे लेकर के जाएं। लेकिन बीजेपी के सामने कई चुनौतियां इसमें थी। एक, जो पार्टी के भीतर जिनको टिकट नहीं मिला, वो उनकी नाराजगी देखने को मिली। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया है। क्या ये दांव बीजेपी का कामयाब हो पाएगा, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो कर्नाटक में पार्टी है, संगठन है, वो येडियुरप्पा और जो पुराने नेता हैं उनके हाथ से निकल करके अपने नए लोगों के हाथों में जाए। तो ये भी एक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरी बात यह कि बीजेपी ने अपनी ओर से जाति समीकरणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 68 से भी अधिक जो है लिंगायत उम्मीदवार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं। साथ ही वोका लिंगा भी जो है करीब 47 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। यहाँ तक कि कोरबा जो कि सिद्धरामैया की जाति है, उसके उम्मीदवार भी बीजेपी ने बड़ी संख्या में उतारे। तो पार्टी की कोशिश यही है कि ऐसे इलाके जहां पर कि उसे समर्थन नहीं मिलता, जैसे कि ओल्ड मैसूर, वहां पर वो जेडीएस की ताकत थोड़ी कम करे। और साथ ही ध्रुवीकरण के मुद्दे भी बीजेपी ने प्रमुखता से उठाए हैं। और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस को चाहे बजरंग दल वाले मामले पर हो, चाहे आरक्षण वाले मुद्दे पर हो, तमाम मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। लेकिन हाँ, बीजेपी ये जानती है कि कर्नाटक में चुनौती जो कठिन है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का अकेला राज्य जहां पर कि बीजेपी सत्ता में है। अगर यहां से हाथ से सत्ता निकलती तो इसका नुकसान उससे होगा। कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इसी साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी जीत चुकी है। और साथ ही इस साल के अंत में जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं, उसमें फिर कांग्रेस एक नए मनोबल, नई ताकत के साथ उतरेगी। तो ये भी बीजेपी जानती और समझती है, इसीलिए पूरी ताकत कर्नाटक में पार्टी ने झोंकी है। बिल्कुल, और 2024 से पहले बहुत अहम होगा कि इस राज्य में क्या स्थिति पाती, क्योंकि दक्षिण भारत में ये पहला राज्य था जहां पर बीजेपी ने अपने कदम जमाए थे। बहरहाल आप तीनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।